छोड़ देते हैं उसको पहले देखो कोई बात नहीं। इसको पहले सेट कर दिया आज आपका लेक्चर हमने रिक्वेस्ट की वेरी सीनियर ऑनरेबल एडवोकेट सुप्रीम कोर्ट सैयद परवेज साहब ने, तो क्रिमिनल जस्टिस पे आपको लेक्चर देंगे और सैटरडे को आपके 2 लेक्चर होंगे। कल मैंने ऑफ कर दिया आपका। सैटरडे को पहला लेक्चर जो है फयाज अहमद अंजम जंदरान एक्स जज इस्लामाबाद हाई कोर्ट और वाइस चेयरमैन भी है, 11 बजे उनका लेक्चर होगा और 12 बजे हमारे जो प्रेजेंट वाइस चेयरमैन है सैयद कमर हुसैन सतवारी उनका होगा और उसके बाद हम इंशाल्लाह कंक्लूड कर देंगे इसको। तो आज का लेक्चर एक ही मैंने रखा है, टाइम बहुत कम था, हमारी रिक्वेस्ट पर हम बहुत मशहूर हैं, कह सकते हैं कि तशरीफ लाए वक्त निकाला। तो मैं कार्रवाई का आगाज़ खिलाफ इस्लाम पाक से बजाय सबसे रिक्वेस्ट करूँगा तशरीफ किसने कर आप आने दावत आप कर दें नाच चल रहा है यार, चल रहा है। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। पेज पे तो नहीं चला दिया? नहीं। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। इज़ा ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا فسبح بحمد ربك واستغفره إنه सदक़ल्लाहुल अज़ीम। जज़ाकल्लाह नाफिज़ सुलेम कबूल। सल्लल्लाहु अलैका या रसूल अल्लाह वसल्लम अलैका या हबीब अल्लाह। छोड़ फिक्रे दुनिया की चल मदीने चलते हैं। छोड़ फिक्रे दुनिया की चल मदीने चलते हैं। मुस्तफ़ा गुलामों की किस्मतें बदलते हैं। गुलामों की किस्मतें बदलते हैं। छोड़ फिक्रे दुनिया की हमको रोज मिलता है सदका प्यारे आका का। हमको रोज मिलता है सदका प्यारे आका का। उनके दर के टुकड़ों पे खुश नसीब पलते हैं। छोड़ फिक्रे दुनिया की चल मदीने चलते हैं। मुस्तफ़ा गुलामों की किस्मतें बदलते हैं।
बैठिए अपना कि आपने फेडरल जुडिशल अकेडमी भी जाना है, वहाँ का लेक्चर है। मैं रिक्वेस्ट करूँगा सैयद परवेज़ ज़फर साहब से तशरीफ़ लाएँ, अपने लेक्चर का आगाज़ करें। लेडीज एंड जेंटलमैन, माय कोलीग, अस्सलाम वालेकुम। आज का जो है मैं शेयर करूँगा आपसे सिर्फ क्रिमिनल लॉ के बारे में कि वो कैसे जो है उसको इनिशिएट कैसे किया जाता है और कैसे उसकी प्रोग्रेस होती है। मैंने इसके लिए एक बड़ा अच्छा लेक्चर तैयार किया था, वो जो है जुडिशल एकेडमी के कहने पर, फेडरल जुडिशल एकेडमी के, वो मैंने उस पर मल्टी मीडिया पर रखा हुआ है। मुझे पता ही था कि ये मल्टी मीडिया है तो वो बड़ा यूज़फुल होता है। तो मैं वहाँ जो हमारे जजेस आते हैं फेडरल जुडिशल एकेडमी में, तो उन्हीं के ज़रिए मैं उनको लेक्चर देता हूँ। नेक्स्ट टाइम इंशाल्लाह आपको मल्टी मीडिया पर जो है बहुत डिटेल से हम समझाएंगे। तो अब मैं आप सरसरी तौर पर थोड़ा सा एक उस पर नज़र डालते हैं तायराना किस्म की, जिससे आपको अंदाज़ा हो जाएगा कि जो हमारे जो हैं नए हैं जूनियर्स हैं उनको अंदाज़ा हो जाएगा कि क्रिमिनल जो है वो केस कैसे बनता है और कैसे वो डेवलप होता है। एक पुलिस स्टेशन जो है वहाँ से आप जब रिपोर्ट करने जाते हैं कोई भी शहरी, तो कानून ये कहता है कि इरिस्पेक्टिव ऑफ कि वो ऑफेंस कॉग्निजेबल है, वो ऑफेंस नॉन कॉग्निजेबल है, वो सिविल मैटर है, व्हाटसोएवर, तो वो बाउंड है वो रिपोर्ट एंट्री करने पर, वो इनकार नहीं कर सकता आपको, कानून ये कहता है। और तो और अगर किसी और पुलिस स्टेशन की जुरिसडिक्शन का मैटर वो लेके आता है, वो भी उसने वहाँ एंट्री करनी है, वो इनकार नहीं कर सकता। क्योंकि क्रिमिनल केस में जो है वो टाइम ऑफ रिपोर्ट बड़ा इंपॉर्टेंट होता है। अगर एक आदमी यहाँ रिपोर्ट करने के लिए वक्त पर आ गया और आपने उसको थाने से निकाल दिया कि जी ये तो हमारे इलाका नहीं, ये तो आप जाएं वहाँ दूसरे थाने में रिपोर्ट करें, वो 3-4 घंटे उसको वहाँ लगते हैं, तो वो जो टाइम ज़ाया हो जाता है वो उससे जो है केस बहुत ज़्यादा डैमेज होता है। इसलिए कानून जो बनाने वालों ने बड़ी विजडम रखी है कि वो उसकी एंट्री करे, इनकार नहीं कर सकता। दूसरी बात, जब किसी जुर्म के बारे में रिपोर्ट की जाती है, जुर्म 2 किस्म के होते हैं, एक है कॉग्निजेबल ऑफेंसेस, एक है नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंसेस। ये 2 मेजर इनकी जो है वो डिविजन हैं। व्हाट इज अ कॉग्निजेबल ऑफेंस? Cognizable offences are those in which a police officer can arrest without warrant. और नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंस में वो विदाउट वारंट अरेस्ट नहीं कर सकता। यहाँ से डिवीजन शुरू होती है। तो जो FIR लॉज होती है वो सिर्फ कॉग्निजेबल ऑफेंस के बारे में हो सकती है, नॉन कॉग्निजेबल के बारे में ऑफेंस नहीं, वो FIR दर्ज नहीं हो सकती। जब FIR दर्ज नहीं हो सकती नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंस के बारे में, तो वो क्या करेगा पुलिस ऑफिसर? जब वो FIR दर्ज नहीं कर सकता तो रिपोर्ट क्या करेगा? उसमें हर पुलिस स्टेशन में वैसे तो 25 रजिस्टर हैं, लेकिन आपके मुतलका 2 रजिस्टर हैं। एक है जिसको हम रोजनामचा कहते हैं, डेली डायरी कहते हैं, दूसरी जो है वो FIR रजिस्टर है। अब इन दोनों का हम थोड़ा सा डिफरेंशिएट करते हैं। रोजनामचा ये है कि उसमें कोई भी रिपोर्ट हो, चाहे सिविल मैटर हो, चाहे नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंस हो, चाहे वो दूसरे इलाके की रिपोर्ट हो, वो उसमें वो एंट्री करेगा। एंट्री करने के बाद वो कापी आपको दे देगा, ठीक है जी। नीचे वो लिख देगा रीजन कि जी ये ऑफेंस जो है हमारे थाने का नहीं बनता, उस थाने के आप जाके रिपोर्ट करें, तो वो आपका टाइम जो है वो सिक्योर हो जाएगा कि आपने वक्त पे वहाँ रिपोर्ट की थी। और अगर नॉन कॉग्निजेबल का है भी रोजनामचे रिपोर्ट करेगा, लिखेगा कि जी ये ऑफेंस जो है वो नॉन कॉग्निजेबल है, ये हम FIR दर्ज नहीं कर सकते, कापी आपको दे देगा। आप चले जाएंगे मजिस्ट्रेट के पास, वो डायरेक्ट जाके वहाँ कंप्लेंट कर देंगे। अब आ जाए कॉग्निजेबल ऑफेंस के बारे में, उसमें FIR दर्ज होती है। FIR क्या है? FIR जो है ये मुखफ़फ़ है फर्स्ट इंफॉर्मेशन रिपोर्ट। फर्स्ट इंफॉर्मेशन रिपोर्ट ये एक प्रिंटेड फॉर्म है, इसका प्रिंटेड फॉर्म पे होती है, सादे कागज पे नहीं होती। उसमें कुछ कॉलम बने हुए हैं। उसमें मसलन जब आप कोई केस आए आपके पास ना, आप FIR सामने रखकर उस पर बड़ी तवज्जो दें, वहां से आपको बहुत कुछ मिल जाएगा। सिर्फ FIR देखने के बाद बार बार पढ़ते रहें, बहुत कुछ आपको जो है उसमें जो डिफेक्ट्स हैं, जो उसमें वो सबूत हैं, वो सारे आपको काफ़ी हद तक आपको मिल जाएंगे। मसलन उसमें शुरू होता है नंबर 1 तारीख वक्त रिपोर्ट।
तारीख वक्त रिपोर्ट में क्या है कि किस तारीख को कितने बजे ये आदमी यहाँ थाने में रिपोर्ट करने के लिए आया। एक कालम होता है तारीख वक्त वकूआ, किस तारीख को किस वक्त ये वकूआ हुआ, वहाँ से आपको डिफरेंस मिल जाएगा। ये जो है डिले तो नहीं है FIR, क्योंकि डिले FIR जो है बहुत डैमेज करती है केस को। और अगर डिले है उसमें FIR में, और उसमें FIR में कोई उन्होंने उसकी जो है प्लॉजिबल रीज़न नहीं दी, उसकी रीज़न देनी पड़ेगी ये FIR डिले क्यों हुई है। अगर नहीं दी प्लॉजिबल रीज़न, सिर्फ इस स्कोर पर आपका केस जो है बहुत ज़्यादा डैमेज हो जाएगा। और अगर आप डिफेंस में आप इसको बहुत फ़ायदा उठा सकते हैं। ज़्यादा इस बात को आप तारीख़ वकूआ और तारीख़ वक्त रिपोर्ट इसको देखें, इसका टाइम जो है वो निकालें आप, और देखें कि इस टाइम में जो है बॉडी में कोई उसकी रीज़न दी है लेट होने की। अगर रीज़न नहीं दी तो इसको आप नोट कर लें। इसमें बड़ी सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट की बड़ी रूलिंग्स हैं, और ये केस जो है इसी स्कोर पे भी आप जीत सकते हैं। अच्छा, FIR जो दर्ज की जाती है, ये करती जाती है अंडर सेक्शन 154 से। उसका लेवल अब यह है कि whenever report regarding any causable offence is reported to the police station, he is bound to reduce it। ठीक है, उसमें आप जब देंगे तो वो FIR काटने का पाबंद है। एक वक्त में ना 4 कॉपीज तैयार होती हैं एट ए टाइम FIR की, कार्बन की एट ए टाइम 4 कॉपीज तैयार होती हैं, और वो 4 कॉपीज में जो ऊपर वाली कॉपी है वो रजिस्टर में रह जाती है, बाकी 3 जो है वो फाड़ लेते हैं। फाड़ने के बाद एक इलाका मजिस्ट्रेट को चली जाती है, एक उनके सुपरवाइजरी अफसर को चली जाती है, और एक कॉपी लाजमी तौर पर कंप्लेनेंट को जो है कानून ये कहते हैं उसी वक्त दी जाएगी, उसी वक्त काफी उसको। अच्छा, जैसे ही अच्छा इसमें फिर 1 जनवरी को जब 31 दिसंबर खत्म होता है, 1 जनवरी शुरू होती है, रात को 12 बजे ये FIR का नंबर शुरू होता है। अभी ये दिसंबर का महीना है, जब रात को 12 बजेंगे 31 दिसंबर को, तो जो FIR दर्ज होगी वो FIR नंबर 1 होगी उस पुलिस स्टेशन की। उसके बाद वो 31 दिसंबर 2023 तक ये नंबर बढ़ते जाएंगे, और वो आखिरी 12 बजे जो है जो लास्ट FIR दर्ज होगी 300, 400, 500 नंबर जो भी होगा वो लास्ट होगी। इसमें नंबर चेंज नहीं हो सकता। इसमें 1 से लेकर एंड तक जितने भी FIR कटेंगी वो सीरियल नंबर होगा उसका। इसमें दूसरी इंपॉर्टेंट बात यह है कि वो जो बुक होती है उस पर इसके बुक का नंबर होता है, FIR नंबर प्रिंटेड होता है, हर चीज़ प्रिंट होती है उसमें। तो इसमें हेरा फेरी नहीं हो सकती। बुक्स चूँकि मौजूद है, उसके नंबर मौजूद हैं, प्रीवियस डेट में FIR चार्ज नहीं हो सकती। दूसरा, इसमें जो एक बुक है उसमें 100 पेजेस होते हैं, 100 पेजेस, तो 4 पे आप डिवाइड करें तो 25 FIR बनती है। 25 FIR एक रजिस्टर से निकलेगी। जब रजिस्टर खत्म हो जाएगा फिर नया रजिस्टर किया जाएगा, फिर उसमें FIR में जो मैंने भी आपसे अर्ज की है कि ये बड़ी इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट है कि स्टडी करने के लिए। इसमें आपने देखना है कि एक एक चीज़ इसमें देखनी है, तो उसने गवाहों के नाम इसमें दिए कि नहीं दिए। अगर FIR में गवाहों के नाम नहीं है तो वो गवाह सारे मशकूक हो जाते हैं। इस बात में फैब्रिकेट किया है, उस पर बड़ी इसमें आपको सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट की बड़ी रूलिंग मिल जाएंगी, और इवन कानून खुद कहता है कि गवाह जो है उसकी नाम होना चाहिए। दूसरी बात, मुलजिम जो है वो नॉमिनेट करने चाहिए। अगर जानते हैं तो किसी को पता है नॉमिनेट करें उसको। अगर वो नहीं पहचानता, नहीं जानता उसको, तो फिर उसमें लिखा जाता है कि मैं इसको जानता नहीं हूँ, सामने आने पर क्या करता हूँ, शराब। अच्छा, इसको फिर इसके बाद जब वो पकड़ा जाएगा तो उसकी शिनाख्त परेड होगी, उसको कहते हैं आइडेंटिफिकेशन परेड।
अभी सुप्रीम कोर्ट से फेडरल शरीयत कोर्ट से हम लोगों ने अभी रिसेंटली एक सजाए मौत हुई थी, सिर्फ इसी बात पर बरी कराया फेडरल शरीयत कोर्ट से। तो वो केस भी मौजूद है हमारे ऑफिस में, कभी आप ले लीजिएगा रहें तो है डिसीजन सिर्फ इस बात पर कि बाकी सारे सबूत थे, हर चीज़ थी कि जो आइडेंटिफिकेशन परेड है वो तरीके के मुताबिक नहीं हुई थी। बस इस बात पर एक पॉइंट पर जो है सारा केस खत्म हो गया। तो अब मैं आगे जाता हूँ, ये आइडेंटिफिकेशन परेड पे आ जाते हैं। ये लिखना काफ़ी नहीं है एफआईआर में कि मैं सामने आने पर शनाख्त कर सकता हूँ। शुरू में ऐसा होता था, लेकिन अब लॉ जो है वो डेवलप हो गया है। इसका मतलब यह है कि अगर एक आपने एक लिख दिया कि मैं सामने आने पर शनाख्त कर सकता हूँ, आपने उस मदई को ओपन हैंड दे दिया, तो जिसको मर्जी चाहे, ठीक है ना, जिसको मर्जी चाहे बाद में बोली ये था नो, तो एफआईआर में उसका मुकम्मल हुलिया लिखा जाएगा। ये आप पॉइंट कर ये पॉइंट लिख लें कि अगर एफआईआर में उसको हुलिया नहीं है तो वो शनाख्त परेड सब बेमानी हो जाती है। हुलिया से मुराद ये है कि उसका कद कितना था, अप्रॉक्सीमेटली मोटा था, पतला था, दाढ़ी थी नहीं थी, जबान कौन सी बोल रहा था, किस किस्म का था, ताकि जब वो शनाख्त करे तो वो उससे उसकी मुताबिकत होती हो उससे जो उसने नॉमिनेट किया है। दूसरा, शनाख्त परेड के लिए लाजमी है आप ये भी देखें, जब उसने पुलिस ने उसको गिरफ्तार किया है तो उसको ओपन नहीं करना, छुपा के रखना, ताकि वो मदई जो है वो उसको देख ना ले, कंप्लेंट उसको देख ना ले और बाद में शनाख्त कर ले। नो, उसको आपने बुर्का बना देना है, कुछ बना देना है, चादर दे देनी है, और उसको जब रिमांड भी लेना है तो उसमें लिखा है रिमांड रिपोर्ट में कि जिसकी शनाख्त करानी है इसको हमें छुपा के रखना है, उसको दिखाना है। और शनाख्त परेड जो है वो होनी चाहिए कहाँ? जेल, थाने में नहीं। कई लोग थाने में करा देते हैं तो वो आप स्टेट में उसको वॉश कर सकते हैं। उसको जुडिशियल मुंतकिल किया जाएगा, जुडिशियल मुंतकिल करने के बाद मजिस्ट्रेट आएगा, मजिस्ट्रेट आने के बाद उस मुलजिम को जो पकड़ा है ना आपने, तो उसी हुलिये के मिलते जुलते आपने आदमी साथ डमी 10-12 खड़े करने। मसलन एक आदमी है वो कहते हैं जी मैं शनाख्त कर सकता हूँ, उसकी उम्र 15-20 साल है, तो आपने जो खड़े किए हैं उनके साथ वो 50-50, 60 के खड़े कर दिए हैं, तो ये गलत है, वो तो वैसे ही शनाख्त हो जाएगा। तो उसी एज के, उसी रेस के, उससे मिलते जुलते आपने डमी खड़े करना है। फिर जब शनाख्त के लिए गवाह को लाना है, तो जब गवाह आएगा तो गवाह से पहले उसको नहीं दिखाया जाएगा, गवाह को लाया जाएगा, गवाह बोलेगा ठीक है, लाइन में खड़ा कर दिया जाएगा, गवाह शनाख्त करेगा ये आदमी है। अब एक और लॉ इसमें डेवलप हो गया, सिर्फ शनाख्त करना काफी नहीं है, वो बताएगा कि ये आदमी है और इसने ये काम किया है, साथ इसने गोली चलाई है, इसने गला दबाया है, इसने चाकू मारा, ये बताना है। सिर्फ शनाख्त काफी नहीं है, शनाख्त ऐसी भी हो सकती है ठीक, ये फलाना फलाना है ठीक, लेकिन उसका एक्ट भी बताना है। उसके बाद वो चला जाएगा, फिर दूसरा गवाह आएगा, तीसरा आएगा, अलग अलग, फिर मजिस्ट्रेट साहब वो जो है शनाख्त पेपर पे दस्तखत करेंगे, दस्तखत करके दे देंगे। आपने देखना यह है कि सारा प्रोसीजर जो है, मेरे पास मल्टीमीडिया नहीं है वरना सारा मैं फॉर्म प्रोसीजर इंशाल्लाह नेक्स्ट टाइम दिखाऊंगा आपको, ये आपने रख लेने हैं। आपने देखना यह है कि शनाख्त परेड जो है कहीं देखूना तो नहीं रह गया उसमें। आपने तो डिफेंस में सिर्फ आपने क्या करना है, वो डेट डालना है, लेकुना तलाश करना है, ज्यादा नहीं, एक तरह से मिल गया ना, दैट्स एनफ, आपके लिए शक पैदा करना काफी है। अच्छा ये तो हो गया एफआईआर के हद तक। अच्छा एफआईआर के फौरन बाद जो है सीन ऑफ क्राइम, दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट। सीन ऑफ क्राइम ये है कि वो सीन ऑफ क्राइम में जो है वो आके मौका देगा पुलिस अफसर, आके वो नक्शा बनाएगा उसका, और नक्शा ऐसा बनाएगा वो कि एक आम आदमी देखे तो वो उससे अंदाजा कर ले कि यहाँ क्या हुआ है। ऐसे गोल मोल नहीं, मसलन इस कमरे का अगर नक्शा बनाया जाएगा तो ये पूरा इसकी लेंथ, इसकी विड्थ, हाइट, कहाँ कहाँ बल्ब लगे हुए हैं, कितने बल्ब लगे हुए हैं, ये स्टेज की चौड़ाई कितनी है, ये टेबल कितनी हाइट है, यहाँ 15 कुर्सियाँ रखी हुई हैं, यहाँ इतने सोफे रखे हुए हैं, वहाँ ये सब बैठे थे, वहाँ ये सब बैठे थे। ऐसा हो कि जज साहब जब देखें तो वो क्लियर हो जाएगा। अगर क्लियर नहीं हो रहा तो उस पर आप सिविल किस्म के ऑब्जेक्शन लगा सकते हैं नक्शे के ऊपर।
फिर उसमें यह है कि अगर वो पुलिस अफसर समझता है कि नक्शा जो है केस बड़ा कोई हीनियस ऑफेंस का है, तो उसमें उसको ये इजाज़त दी गई है कि आप ड्राफ्ट्समैन को बुला लें। ये नोट कर लीजिए आप, हीनियस ऑफेंसेस में शहरों में ड्राफ्ट्समैन आएगा, वो आके नक्शा बना के देगा। आप अपना रफ बनाएंगे, फिर ड्राफ्ट्समैन उसको देके उसको एक बहुत बिल्कुल सही नक्शा बना देगा। और अगर आप कोई देहात में वाक़ हुआ है, खेतों में कहीं हुआ है, उसके लिए पटवारी का लॉ में ऑर्डर है कि पटवारी को कॉल किया जाएगा, पटवारी से नक्शा बनाया जाएगा हीनियस ऑफेंसेस में। अच्छा, फिर आपने देखना यह है कि रात को वारदात हुई है, तो वो कहता है कि मैं मुलजिम को सामने आने पे शनाख्त कर सकता हूँ, या मैंने देख लिया फलाने फलाने आदमी थे, तो वो ये बताएगा कि किस रोशनी में इसने देखा इसको, आया कोई बल्ब जल रहा था, कहाँ कहाँ बल्ब लगे हुए हैं, बल्ब की इतनी रोशनी है कि ये उसको पहचान सकता है या नहीं पहचान सकता। या अगर बल्ब नहीं है, कोई जगह है क्या, वो चांद की कौन सी रात थी आप देख लें, वो कहते जी वो मैंने चांद की रोशनी में इसको शनाख्त किया, तो आपको कैलेंडर निकाल के देख लें कि चांद की कौन सी तारीख थी, तो 13-14 हो तो ठीक है, पहचान सकता है। अगर बहुत बाद में हो, बहुत शुरू में हो, तो रात में चांद इतनी रोशनी नहीं देता। ये सारी चीज़ें छोटी छोटी जो है ना, आपने स्पेशली जब उसने मुलजिम में कहा मैंने शनाख्त किया है, तो आप इस बात को बहुत गौर से देखें कैसे शनाख्त किया उसने, इस तरीके से। तो तीसरा, वो जो भी मौके से चीज़ मिलेगी, वो पुलिस अफसर उसको उसी वक्त उसको पार्सल बनाएगा, उसको सील करेगा मौके पर। अब इसमें कुछ ये गलती कर जाते हैं पुलिस अफसर या बेईमानी कर जाते हैं, वो आप जरा ध्यान में रखें। उसमें एक आदमी को पिस्तौल से मारा गया है, मौके से जो है वो 2 कॉटेजेस जो हैं वो मिल गए हैं मौके से, उसने उसका पार्सल बना लिया है। बाद में मुलजिम गिरफ्तार होता है, और गिरफ्तार होने के बाद वो कन्फेशन कर लेते हैं, और वो वेपन जो है वो रिकवर करा देते हैं। रिकवर कराने के बाद पुलिस अफसर क्या करता है, ये कार्ट्रिजेस और वो क्या कहते हैं वेपन, या उसकी बॉडी से कोई बुलेट निकली है, वो ये फर्जी से भेज देता है, तो वहां से रिपोर्ट आ जाती है कि पॉजिटिव, ठीक है, ये इसी से फायर हुआ है। ये एक कंक्लूसिव एविडेंस है, सबूत है मुलजिम के खिलाफ। इसके बाद जो है उसका बचना बड़ा मुश्किल हो जाता है, क्योंकि वो है कहावत है, इंसान झूठ बोल सकता है, वाकयात जो है वो झूठ नहीं बोल सकते। अभी आपने देखना ये कि यहाँ से कैसे आपने एक्यूज को सेव करना है या बचाना है, वो है बहुत इंपॉर्टेंट है कि इस वक्त पुलिस अफसर ने ये एग्जामिनेशन के लिए भेजा, ये आप जरा नोट कर लें। आज वारदात हुई है, आज ये कार्ट्रिजेस बरामद हो गए हैं, कल मुलजिम पकड़ा गया या परसों या हफ्ते बाद उसने पिस्तौल बरामद कर दी, उसका भी पार्सल बना लिया आपने, इसका पार्सल बना दिया, इन दोनों को डॉकेट के जरिए आपने भेज दिया, तो यहाँ आप शक पैदा हो जाता है कि ये कार्ट्रिजेस जो है या जो उसकी बुलेट बॉडी से निकली है, ये उसी दिन क्यों नहीं भेजी आपने, ये आप नोट करें, आप क्वेश्चन करें, आपने उसी वक्त क्यों नहीं भेजी, ये तो उसी वक्त भेजनी चाहिए थी। असला बरामद हुआ है हफ्ते बाद, तो आपने इकट्ठी भेज दी, तो इसका मतलब यह है कि आपने असले से खुद फायर किया है और आपने मैनिपुलेट किया है, और दोनों चीजें इकट्ठी भेज दी। असूल तो यह था कि उसको पहले भेजा जाता और उसको बाद में भेजा जाता। तो अक्सर आप केसेस में इस बात को नोट कर लें, इसमें भी कई हमें कामयाबी हुई है सिर्फ इस पॉइंट पर, फिर कोर्ट नहीं मानते उसको, आपने बात। तो मौके पे बाल हुए, रेशे हुए, ये चीज़ों ही कशमश के निशान हुए, जो भी है सब चीज़ें नोट कर लेगा वो, तो उसको आपने नक्शे को बहुत गौर से देखना है, और बहुत गौर से देखना है, आप कोई पॉइंट वहाँ से मिल जाएंगे। इसके बाद आ जाएंगी, एक होती है 161 की स्टेटमेंट, नाम सुना होगा आपने। इन शॉर्ट में बता दूं, 161 की स्टेटमेंट जो है ना, ये जो पुलिस अफसर कॉल करता है विटनेस को, वो करते हैं अंडर सेक्शन 160 CRPC। जब कॉल करेगा तो उसको वो नोटिस भेजेगा, ये नहीं कि वो गवाह को सुबह से रात तक थाने में बिठाए रखे मुलजिम की तरह, जो नॉर्मली होता है, और वो बेदार रहता नहीं। वो जब समझ जाएगा उसको, प्रिंटेड फॉर्म है, तो
मेरे पास है नहीं पता, मैं दिखाया था आपको मल्टी मीडिया में। वो प्रिंटेड फॉर्म जब आएगा तो वो लिखेगा कि इतने बजे ये थाने में आया है और मैंने इस स्टेटमेंट रिकॉर्ड करके इतने बजे इसको फाइल कर दिया, और उसको लिखा हुआ है अनड्यू, कोई भी किसी को विटनेस को रोका नहीं जाएगा, प्रेशर नहीं डाला जाएगा। अच्छा, 160 के तहत बुलाया जाएगा। 160 जो है उसके तहत उसकी 61 के तहत उसकी स्टेटमेंट रिकॉर्ड की जाती है, ओरल स्टेटमेंट, जो भी वो कहता है वो आप लिख लें। जब आप वो लिखेंगे तो कानून यह मना करता है कि उसके साइन नहीं लेने आप। अगर आपने साइन ले लिया तो वो दैट इज इलीगल। इसमें ना एफिडेविट होगा ना साइन होंगे, सिर्फ उसकी ओरल स्टेटमेंट जो है ना आपने जो वो कह रहे हैं। फिर दूसरी बात ये अगर गवाहों के नाम एफआईआर में दर्ज हैं और फौरन गवाहों के नाम बयान रिकॉर्ड नहीं किए गए तो वो भी एक नुक्स केस में रह जाता है। अगर गवाहों के बयान डिले से रिकॉर्ड हुए हैं तो उसकी रीजन लिखी जाएगी कि फलां गवाह जो है वो चला गया था, यहाँ था नहीं, अभी आया, ये रीजन है। अदरवाइज इमीडिएटली जो है उनके बयान लिखने चाहिए, क्योंकि मेमोरी फ्रेश होती है वाकया के बाद, और जो वक्त गुजर जाता है मेमोरी जो है वो। तो थोड़ा सा मैं और बता दूं, एफआईआर है या 161 के बयान है, ये आप ख्याल रखें कि इसमें कोई चीज जो है वो नहीं होनी चाहिए हियर से, इनडायरेक्ट एविडेंस, दैट इज नॉट एडमिसिबल कोर्ट। क्लियर है कि जिसने देखा है आंखों से या कानों से सुना है या महसूस किया है, 5 सेंसेस से जिसने जो चीज महसूस की है वही बयान दे सकता है, और दूसरा कोई भी स्टेटमेंट जो है वो कोर्ट में एडमिसिबल नहीं, चाहे 161 है चाहे FIR। अगर एफआईआर किसी ने करा दी है जो मौके पे था ही नहीं कि जी मेरा वो फलाना कत्ल हो गया, तब ये शक फलाने मारा है, तो वो एफआईआर ठीक है, कॉग्निटिव ऑफेंस की है, वो कट गई है और वो लॉ इन मोशन हो गया है, लेकिन उसके कंटेंट जो है वो एडमिसिबल नहीं है अंदर कानूनी शहादत। सारे जो उसने कहानी बयान की है, आप स्टेट अवे ऑब्जेक्शन लगाने के ये जो है ये डायरेक्ट एविडेंस नहीं है, ये हियर से है, वो कोर्ट उसको मान लेगा, ठीक है। अच्छा, अब 161 की स्टेटमेंट रिकॉर्ड कर ली, ये बड़ी इंपॉर्टेंट है आप लोगों के लिए डिफेंस में। ये स्टेटमेंट, इस 161 की स्टेटमेंट को प्रोसिक्यूशन यूज नहीं कर सकती किसी भी मरहले कोई नहीं, इसकी वैल्यू उनके लिए 0 है प्रोसिक्यूशन। कोर्ट में जब वो गवाही देगा विटनेस आकर, तो ये 161 की स्टेटमेंट्स को नहीं दिखाई जाती, वो ओरल स्टेटमेंट रिकॉर्ड कराएगा। अब फिर इस स्टेटमेंट का फायदा क्या है? देखिए ना, जब प्रोसिक्यूशन इसको इस्तेमाल ही नहीं कर सकती, किसी काम की नहीं है, ये सिर्फ और सिर्फ जो है डिफेंस के लिए, आप डिफेंस में इसको यूज कर सकते हैं। कैसे डिफेंस में यूज कर सकते हैं? कंट्राडिक्शन के लिए, ओनली फॉर कंट्राडिक्शन। अच्छा, कंट्राडिक्शन कैसे की जाएगी? वो सिंपल से 2-3 तरीके हैं उसके। उसका तरीका ये है कंट्राडिक्शन करने का कि वो कहता है, गवाह कहता है मैं मौके पर मौजूद था, तो कोर्ट में बयान देता है, इतने में ए और बी जो है वो आ गए। आने के बाद बी ने फायर किया। अब आपने 161 की स्टेटमेंट पर देखी है, उसमें लिखा है कि मैं जैसे ही मौके पर पहुंचा तो मैंने देखा कि ए जो है और बी वहां मौजूद है और ए उस पर फायर कर रहा है। अब यहाँ क्या हो गया? कंट्राडिक्शन हो गई। अब वो इसको यूज नहीं करता, उसे तो बयान दे दिया, ना उसकी दस्तखत है ना कुछ है। अब आपने क्वेश्चन करना है उस पर, एक्यूज पर, उस पर विटनेस पर। ये क्वेश्चन करना है कि आपने पुलिस को स्टेटमेंट की थी? बोलेगी यस मैंने की। फिर आप कहेंगे कि आपने अभी कहा है कि मैं वहां मौजूद था तो ए और बी आए और ए ने फायर कर दिया। वहां आपने बयान दिया है कि जब मैं वहां गया तो ए और बी पहले से खड़े थे। अब बताएं, अभी इसका जवाब क्या हो सकता है?
नंबर 1 मुझे याद नहीं है, सही है। आप कहेंगे कोर्ट को कि इसको स्टेटमेंट दिखाइए, कोर्ट उसको स्टेटमेंट जो है अब दिखाएगी, जब दिखाएगी और दिखाओ। अब वो ये नहीं कहता मुझे याद नहीं है, वो ये कहते हैं नहीं मैंने ये नहीं कहा था वहां, मैं तो यही कहा था जो अभी कह रहा हूं, मैं तो यहाँ बात नहीं की थी। तो आप कहेंगे सर इसकी वो स्टेटमेंट निकाल लें, वो स्टेटमेंट आएगी तो आप कहेंगे देखें ये कंट्रडिक्शन है, वहां से ये कहा था क्या ये कहा था, तो वहां वो उसको एग्जिबिट कर लेंगे और वो 161 की स्टेटमेंट जो है वो पार्ट ऑफ फाइल बन जाएगी, आप बकायदा एग्जिबिट लग जाएगा, साथ आ जाएगी और कोर्ट उस पर लिख देगा इसमें मैंने ये कंट्रडिक्शन देखी है। ये बात आपके सुप्रीम कोर्ट तक जो है ये आपके काम आएगी। तो 161 की स्टेटमेंट जो है सिर्फ और सिर्फ जो है वो डिफेंस यूज कर सकता है। तो जब आप पास आए आप इनकी काफी मिल जाती है, मुस्लिम को देते हैं वो, तो वो आपको और से पढ़ें, FIR पढ़ें, एक 160। अच्छा, अब आते हैं मुस्लिम के जो है वो अरेस्ट हो जाता है, मुस्लिम जाते हैं, उसके राइट्स क्या हैं। मुस्लिम अरेस्ट हो गया तो वो रिमांड के लिए जो है ना 24 घंटे पुलिस को ये इख्तियार है किसी भी शख्स को गिरफ्तार करे 24 आवर्स तक वो अपनी कस्टडी में रख सकता है, 24 आवर्स से ज़्यादा नहीं। अगर 24 आवर्स से ज़्यादा रखना है, इन्वेस्टिगेशन मुकम्मल नहीं हो रही, तो वो उससे क्या लेगा, रिमांड लेगा कोर्ट से। तो उसके बारे में हाई कोर्ट खासतौर पर पंजाब की बड़ी अच्छी रूलिंग्स हैं, बड़ी वो अच्छे उसके वो हैं क्या रूल्स हैं, वो ये हैं कि वो जुडिशल मजिस्ट्रेट से कहता है कि आप अच्छा एक 24 घंटे रख सकता है, इसके अलावा रिमांड ले सकता है वो 14 डेज इंक्लूडिंग दिस 24 आवर्स। अच्छा, 14 दिन जो रिमांड ले सकता है तो उसमें जो हाई कोर्ट के लॉज हैं वो ये हैं कि वो लमसम नहीं देगा, 14 दिन का रिमांड पीस मील में देगा, 1 दिन का दे देगा, 2 दिन का देगा, 3 दिन का देगा, 4 दिन का देगा। और उसे रीजन पुलिस अफसर लिखेगा मैं रिमांड क्यों ले रहा हूँ, इसका क्या वजह है इसकी। अगर उसे कोई बरामदगी नहीं करनी, कुछ नहीं करना, तो फिर वो आप अपोज करें रिमांड का कि किस बात का रिमांड ले रही है, ठीक है जी। दूसरा, जब एक दफा रिमांड लेगा वो पुलिस अफसर जो रीजन देगा, उसको रिमांड मिल गया, तो नेक्स्ट टाइम जब रिमांड देने आएगा तो रीजन शुड बी मोर स्ट्रॉन्ग। ठीक है ना, आपने 3 दिन में कुछ नहीं किया, अब आप क्या करेंगे। तो इस तरह बार बार जब आएगा तो रीजन जो है वो स्ट्रॉन्ग होनी चाहिए उसकी। अब आपने एक और चीज सुनी होगी कि वो कहते हैं 164 के बयान आम जबान में, या 164 की स्टेटमेंट, थोड़ा सा इसको भी देख लेते हैं, ठीक है जी। अभी एक्यूज जो है वो कन्फेस कर लेता है पुलिस अफसर के सामने कि जी मैंने ये काम किया है, वो मजिस्ट्रेट के सामने पेश करते हैं कि जिसका कन्फेशन रिकॉर्ड करने, मजिस्ट्रेट जो है उसको बुलाता है। अब कन्फेशन रिकॉर्ड करने का जो प्रॉपर तरीका है वो ये है, जो हाई कोर्ट पंजाब ने जिसके बारे में बहुत तफसीली रूल बनाए हुए हैं कि नंबर 1 कि जब वो आएगा एक्यूज्ड तो थाने में, नंबर 1 उसकी हथकड़ियां हैंडकफ खोल दी जाएंगे। फिर अच्छा, पुलिस ऑफिसर्स को जो भी लेकर आए हैं निकाल दिया जाएगा कमरे से, कोई भी नहीं होगा। अगर कहीं आप साबित हो जाता है कि पुलिस अफसर मौजूद था या हैंडकफ लगी हुई थी या कोई और भी रीजन बताऊंगा, तो वो सारे का सारा जो है वो नल हो जाता है। और तो और जो खिड़कियां हैं, ऐसे भी केसेस हैं कि खिड़की साबित हो गया कि खिड़की का पर्दा नहीं था, बाहर पुलिस अफसर नजर आ रहा था उसको एक्यूज को, तो कोर्ट ने कहा नहीं ये तो प्रेशर है, इस पर स्टिल प्रेशर है, ज्यादा उसको उन्होंने ये छोटी छोटी चीजें आपने इस पे 164 में बहुत गौर से देखनी है। अच्छा, फिर वो उसका बयान रिकॉर्ड नहीं करेगा, कोर्ट कहते नहीं आप बयान रिकॉर्ड ना करें, उसको बुलाएं, उसको कहें कि ये जो आप बयान दे रहे हैं अपनी मर्जी से दे रहे हैं, आप पर कोई प्रेशर तो नहीं है, क्वेश्चन है, लिस्ट है, सारे क्वेश्चन करने के बाद जब आप सेटिस्फाई हो जाएंगे नहीं कोई नहीं है, अगर वो कहते नहीं ये मेरे प्रेशर है, फिर खत्म बात, बोलते कोई प्रेशर नहीं है, फिर आप भी बयान रिकॉर्ड ना करें, उसको बिठा दें कोने में, आराम से पानी पी जाए, रिलैक्स हो जाए,
कम से कम आधा घंटे का टाइम दें, उसके बाद फिर कॉल करें, फिर दोबारा ये क्वेश्चन रिपीट करें, रिपीट करने के बाद जो वो कहते हैं आप उसको लिख लें। फिर जब लिख लेंगे फिर एंड पर मजिस्ट्रेट साहब अपने हाथ से एक सर्टिफिकेट देखेंगे अपने हाथ से कि मैंने ये तमाम चीज़ें फॉलो की हैं और मेरे ख्याल में ये जो है वॉलंटरी स्टेटमेंट है, इसमें कोई परेशानी, उसके बाद वो सील कर दिया जाएगा। तो अगर आपने देखना है कि इसी कहीं वायलेशन हुई है, प्रॉपर नहीं हुआ, तो 164 की स्टेटमेंट जो है वो वाइड हो सकती है, अदरवाइज इसकी बड़ी वैल्यू है इसकी 164 स्टेटमेंट। अच्छा, बहुत वक्त गवाहों के भी 164 के स्टेटमेंट रिकॉर्ड की जाते हैं, गवाहों के भी वही समझते हैं कोर्ट वाले की ये गवाह जो है बाद में मुनकिर हो जाएगा, मुनहरिफ हो जाएगा, भाग जाएगा या मिलेगा नहीं है, कुछ होगा, तो वो एहतियातन उसकी करा देते हैं। तो जब अगर गवाह की जो है 164 की स्टेटमेंट होती है तो उसके लिए एक्यूज का होना लाजमी है और एक्यूज का वकील उस पर जरा भी करे। अगर उसके बगैर अक्सर पुलिस वाले 164 की स्टेटमेंट्स गवाहों की रिकॉर्ड करा लेते हैं बगैर एक्यूज के, तो बाद में वो खत्म हो जाती है, उसकी कोई वैल्यू नहीं। ये तो ये 164। अच्छा, मौका वारदात जो है उस पर जो चीज पुलिस अफसर कब्जे में लेगा उसको वो क्या कहते हैं, एक फर्दे मकबूजी कहते हैं, कोई बशीरनामा भी कहते हैं, इन्वेंट्री भी कहते हैं। उसकी इन्वेंट्री होगी, मौके पे बनाई जाएगी इन्वेंट्री, मौके पे सील की जाएगी और मौके पे दो गवाह पे उससे दस्तखत की जाएगी। अब एक और चीज इंपॉर्टेंट आ जाती है हाउस सर्च की। अगर पुलिस अफसर किसी की हाउस सर्च करता है तो आज के दरवाजे गए, तलाशी की आ गए, अपने दो पुलिस वाले गवाह रखिए, लिखिए और कोई गवाह अवेलेबल नहीं है। इसमें आप नोट कर लीजिए, पढ़ लेना बार बार गौर से, सेक्शन 103 CRPC, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट।